Yeah. So class, in the first lecture of content writing, we have seen that कि content writing होती क्या है, उसकी types क्या हैं और उसकी importance क्या है. ठीक है. I have told you each and everything about it. ठीक है. अब इसके बाद आज हमने क्या करना है, तो आज हमने कुछ स्ट्रैटेजी प्लानिंग पे काम करना है कि कंटेंट राइटिंग की स्ट्रैटेजी क्या होती है. ठीक है. स्ट्रैटेजी, हम कोई भी काम करने से पहले जब स्ट्रैटेजी उसकी प्रॉपरली बनाते हैं, सो दैट मीन्स कि उसके अंदर उसके सारे फैक्टर्स और उसको काम को स्टार्ट कैसे करना है, उसका प्रोसेस कैसे चलेगा, उसकी एंडिंग कैसे होगी और उसके बाद क्या करना है, ये सारा कुछ उसमें डिफाइन होता है. ठीक है. तो स्ट्रैटेजी ऐसी होती है. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल चलें, एक बहुत कैजुअल सी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. अगर आपके घर में एक दावत अरेंज हो रही है, पार्टी है कोई, या फीस्ट अरेंज कर रहे हैं आप, तो वो जो फीस्ट अरेंज हो रही है उसके लिए बाकायदा आपके घर में आपके पेरेंट्स उसकी एक प्लानिंग करते हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि भाई इतनी फैमिलीज आ रही हैं, तो उनके लिहाज से खाना इतना होना चाहिए. ऑफ कोर्स जितने मेंबर्स आएंगे उनके हिसाब से हम खाना बनाते हैं. अगर एक एक ही फैमिली आ रही है तो आप उसकी क्वांटिटी कम रखोगे, अगर ज्यादा लोग आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो ज्यादा हो जाएगी. सिटिंग अरेंजमेंट किस तरह से होना चाहिए, और बाकी की जो सारी चीजें हैं उनको हम, अगर कोई पार्टी है जैसे बर्थडे पार्टी है या कुछ भी ऐसा, तो उसके लिहाज से हम सारी चीजों की एक प्लानिंग कर रहे होते हैं और उस प्लानिंग के साथ हम काम करते हैं. तो ये एक छोटी सी चीज है जो कि हम अपने घरों में देख रहे होते हैं ओकेजनल बेसिस पे. ठीक है. इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी ऐसे मामलात हैं जो आप वैसे भी करते होंगे डेली बेसिस पे. आप में से बहुत सारे लोग जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़े होंगे, तो बहुत सारे फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स भी पार्ट लेते हैं स्कूल कॉलेजेस में भी. ठीक है. और इसके अलावा क्या होता है कि हमारे जो है बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हम स्ट्रैटेजी प्लानिंग कर रहे होते हैं. अब राइटिंग में स्ट्रैटेजी प्लानिंग का क्या मतलब है कि हम उसकी शुरू से लेके आखिर तक एक एक चीज को डिसाइड करते हैं कि राइटिंग हमने स्टार्ट कैसे करनी है, उसका प्रोसेस कैसे लेके चलना है और आखिर में हमने क्या करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस स्ट्रैटेजी. इसमें क्या है, इसमें आपका टॉपिक इंक्लूड होता है कि टॉपिक सिलेक्शन कैसे आप करेंगे. अब फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक ट्रैवलिंग का ब्लॉग था. ठीक है. मैं आपको अपने एक एक्सपीरियंस बताती हूँ. मेरा एक ट्रैवलिंग का ब्लॉग था जो कि हमने रखा था अकॉर्डिंग टू द बजट ट्रैवलिंग. ठीक है. तो बजट के अंदर ट्रैवलिंग आप कैसे कर सकते हैं, हम उसमें ये सारे आर्टिकल्स अपलोड करते थे. अब क्या था उसमें, हमने ना डिफरेंट किस्म के आर्टिकल्स डाले. उसकी ऑडियंस यूएसए की ऑडियंस थी, लोकल पाकिस्तानी ऑडियंस नहीं थी, बाहर की ऑडियंस थी. ठीक है. तो उसके साथ साथ हमने क्या किया कि हमने उसके बहुत सारे जो है ना टॉपिक्स लिख लिए. ठीक है. टॉपिक्स बनाने शुरू कर दिए, उन टॉपिक्स पे हमने आर्टिकल्स लिखे, ब्लॉग्स लिखने शुरू कर दिए. ठीक है. तो ये सारे काम हमने किए. लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद हमारे पास एक टाइम आया कि हमारे पास ना टॉपिक्स खत्म हो गए. अब वो जो टॉपिक्स, नए नए टॉपिक्स ढूंढने के लिए हमने जो डिफरेंट एक स्ट्रैटेजी को अपनी चेंज किया कि फॉर एग्जांपल अगर हम टॉपिक्स लिख रहे हैं कि यूएसए में बजट ट्रैवलिंग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, एकोमोडेशन अच्छी आपको कहाँ मिलेगी, फ्लाइट्स अच्छी कहाँ मिलेंगी. अब हमें ट्रेंडी टॉपिक्स चाहिए थे, तो ट्रेंडी टॉपिक्स के लिए हमने उसकी रिसर्चिंग की, उसकी स्ट्रैटेजी को चेंज किया, तो टॉपिक सिलेक्शन हमारे पास होगी. टॉपिक सिलेक्शन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको भी आपका क्लाइंट दे सकता है और कभी कभी क्लाइंट खुद करके देगा, आपको उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती. आपको वो बता देगा कि ये टॉपिक है और इस पे लिख लो. ठीक है. तो ज्यादातर ऐसी होता है जिन क्लाइंट्स की वेबसाइट होती है वो कंटेंट राइटर्स को खुद से ही टॉपिक प्रोवाइड करते हैं. फिर उसके बाद कंटेंट फॉर्मेट किस तरह का होता है कि अगर उसके अंदर मतलब लैंग्वेज, राइटिंग स्टाइल, ये सारी चीजें कैसे जाने वाली है. कन्वर्सेशनल एक टोन होती है जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं ऐसे कि जैसे हम वर्बली लोगों से बात कर रहे होते हैं ना, कन्वर्सेशनल टोन होती है, तो वो राइटिंग में हम अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा एक और टोन होती है जो इन्फॉर्मेटिव टोन होती है, जो कि आजकल सिर्फ कुछ ही निशेस में चलती है. अदर देन दैट, इन्फॉर्मेटिव टोन को हम इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेटिव टोन के एआई को डिटेक्ट कर देती है. ठीक है. अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देने के लिए आर्टिकल लिखा है तो उसके अंदर एआई डिटेक्शन आ सकती है, हालांकि वो आपने खुद लिखा होगा, फिर भी वो एआई डिटेक्शन इसलिए आएगी क्योंकि एआई भी इसी तरह का कंटेंट जनरेट करके देता है. तो आपको एआई से हट के कुछ सोचना पड़ता है. अब ये थोड़ी सी चीज मुश्किल लग रही होगी आप लोगों को, लेकिन जैसे जैसे हम आगे अपने क्लासेस में काम करते जाएंगे तो आपको एक एक चीज डिफाइन होती जाएगी. फिर उसके बाद डिजाइन एंड प्रमोशन क्या होता है. अच्छा, डिजाइनिंग क्या होती है कि डिफरेंट किस्म की आप वेबसाइट्स खोलते होंगे, उन वेबसाइट्स पे, हर वेबसाइट पे एक अलग तरीके से राइटिंग हुई होती है, उसका लेआउट जो हमें नजर आ रहा होता है, डिजाइनिंग नजर आ रही होती है, वो अलग तरीके की होती है.
अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की कोई वेबसाइट खोलते हैं, क्योंकि ऑनलाइन स्टूडेंट्स के पोर्टल्स बने हुए होते हैं, तो अगर आप खोलते हैं इस तरह की कोई वेबसाइट, तो उस पे यूनिवर्सिटी के हिसाब से उसका लेआउट एक डिफरेंट तरीके का होगा। लेकिन अगर आप कोई एंटरटेनमेंट वेबसाइट खोलते हैं, कोई न्यूज की वेबसाइट खोलते हैं, या कोई भी और किस्म की वेबसाइट खोलते हैं, तो उसका लेआउट उस टॉपिक के लिहाज से, उस नीश के लिहाज से बिल्कुल डिफरेंट होगा। ऐसे ही होता है। ठीक है, तो हम इसकी एक अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे जो मैं आपको दिखाती हूँ फर्दर ऑन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कंटेंट को हम किस तरह से जो है स्ट्रैटेजी प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो वेल डिफाइंड इसके गोल्स होने चाहिए। गोल क्या चीज होती है? ओके, अगेन देखें, हम जो भी काम करने वाले होते हैं, चाहे वो कोई भी काम, छोटा सा काम हो बड़ा काम हो, आपने स्टडीज में आगे क्या करना है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरा गोल क्या है। अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे मेडिकल लेनी पड़ेगी। अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो मुझे इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी। अगर मुझे कंप्यूटर्स में कुछ करना है, कंप्यूटर लेना पड़ेगा। इसी तरह से आपके जो भी डेली बेसिस पे जो भी डिसीजंस होते हैं, छोटे या बड़े, उनके लिए आप जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं अपने गोल को देखते हुए कि आपका गोल क्या है, आपने क्या करना है उस काम के साथ। ठीक है, तो जब आपको आपका गोल पता होता है कंटेंट राइटिंग का, उसके लिहाज से आप स्ट्रैटेजी प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार गोल ये हो सकता है कि आपको सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस देंगी। अब देखिए, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, सना सफीनाज है, मारिया भी, ये सारे क्लोथिंग ब्रांड मैं आपको बता रही हूँ। इन सारी क्लोथिंग ब्रांड्स में क्या है, इन लोगों ने अपने आप को कॉमन कैसे किया, इतना लोगों के मुंह पे इनका नाम कैसे चढ़ा है? क्योंकि एक तो ये डील्स बहुत निकालते हैं, एडवर्टीजमेंट बहुत करते हैं। ठीक है, इनकी वेबसाइट्स पे आप चले जाएं तो आपको डिफरेंट किस्म के हर तरह के जो है प्रमोशंस मिल रहे होते हैं। आउटलेट्स होती हैं इनकी, वहां पर आप जाकर इनको विजिट कर सकते हैं। तो इन्होंने अपनी ब्रांड अवेयरनेस को फैला दिया है, मतलब ब्रांड अवेयरनेस कर दी है जितनी भी पब्लिक है उसके सामने। इसके अलावा जितनी भी ब्रांड्स हैं, अगर हम बड़ी बड़ी ब्रांड्स का नाम लें, जैसे टेस्ला का लें, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट का नाम लें, तो ये सारी ब्रांड्स ऐसी हैं जिन्होंने ऐसी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड की हैं जो कि दुनिया में मौजूद ही नहीं थी। न्यू प्रोडक्ट्स बनाए, इनोवेशन बनाई है। तो ब्रांड अवेयरनेस किसी ना किसी तरह से काम करती है। अगर आपका कोई छोटा मोटा भी क्लोथिंग का ब्रांड है, या कोई भी छोटी मोटी आप शॉप चला रहे हैं, कोई भी आप इस तरह का ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, उसको ब्रांड बनाने के लिए ना आपको बार बार उस ब्रांड को दिखाना पड़ेगा लोगों के सामने। जब लोग उसे बार बार देखते रहेंगे, आखिरकार उन्हें आपके ब्रांड का नाम याद हो जाएगा और आपकी एक प्रमोशन हो जाएगी। ठीक है, तो ब्रांड अवेयरनेस करने के लिए हम कंटेंट जनरेट करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हम आर्टिकल्स वगैरह कुछ इस तरह के लिखते हैं, या फिर हम पोस्टिंग कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, या फिर हम किसी भी दूसरे तरीके का कंटेंट लिखते हैं, तो ब्रांड अवेयरनेस जनरेट होती है। तो आपकी जो वेबसाइट, जो मतलब जिस पे भी आप काम कर रहे हैं, उसका गोल ये भी हो सकता है कि उसे सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस चाहिए, या फिर उसे ट्रैफिक चाहिए वेबसाइट पे। ट्रैफिक कैसे मिलता है, देखें, डेली बेसिस पे कितने लोग वेबसाइट को विजिट करते हैं, इसका डेटा उस बंदे के पास होता है जिसकी वेबसाइट होती है। उसके पास सारी एनालिटिक्स सारी होती है गूगल की तरफ से, कि आज मेरी वेबसाइट पे इतने लोगों ने विजिट किया, और उसके बाद अगले दिन कितने लोग आए। तो ये सारा कुछ उसके पास डेटा होता है। अब वो ये वेबसाइट ट्रैफिक देख रहा होता है कि आइदर मेरा ट्रैफिक बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर ट्रैफिक बढ़ रहा है तो उसका मतलब है उसने कंटेंट अच्छा लिखा है ना वेबसाइट पे, जब भी लोग डेली बेसिस पे विजिट कर रहे हैं। और अगर कम हो रहा है तो दैट मीन्स कि समथिंग इज रॉन्ग। सो द थिंग इज दैट कि वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ाना हो सकता है, लीड्स जनरेशन हो सकता है। लीड्स बेसिकली क्या होती हैं, अगर हम जैसे ऑनलाइन हमारा कोई भी बिजनेस है, अगर हमने वो बिजनेस, उस बिजनेस से रिलेटेड कोई पोस्ट लगाई, कोई आर्टिकल लिखा, और उस आर्टिकल को पढ़ के या उस पोस्ट को देखकर किसी भी कस्टमर ने आके, किसी भी बंदे ने आके, कस्टमर तो नहीं होगा वो अभी आपका, किसी ने भी आके आपसे ये पूछ लिया कि ये कितने की है, सिर्फ उसने ये पूछा ना, ये आपकी प्रोडक्ट कितने की है, या क्या आप कराची में डिलीवर कर सकते हैं, आप इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं तो क्या आप कराची में। उसने सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछा, अभी उसने आपको ऑर्डर नहीं किया, उसने सिर्फ आपको एक छोटा सा सवाल पूछा आपकी पोस्ट देख के, ये आपने लीड जनरेट कर दी। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी आपके उस काम में एंगेज है, इसलिए उसने आपसे क्वेश्चन किया और आपने लीड जनरेट कर ली। अब इसके बाद, लीड जनरेशन के बाद एक होती है कन्वर्जन। तो कन्वर्जन किस तरह को क्या कहते हैं, मतलब कन्वर्जन में ये होता है कि उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपसे उसने पूछा ये कितने का है, आपने कहा ये
1500 का है फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चीज हो सकती है। उसने कहा ठीक है, आप मुझे इस ये एड्रेस है मेरा, इस पे आप मुझे भेज दो। अब आपने क्या किया, अब आपने पहले लीड जनरेट की थी, अब आपने कन्वर्जेंस कर ली। तो आपने ये टर्म्स याद रखनी है, कंटेंट राइटिंग में ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। लीड जनरेशन क्या है और इसके अलावा कन्वर्जेंस क्या होती है, ये सारी चीजें हम याद रखेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं ब्रांड्स के, कि वो करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम इस इन गोल्स के अकॉर्डिंगली जो है वो अपना कंटेंट डिजाइन करते हैं, अपनी ऑडियंस को समझेंगे। सेकंड पॉइंट ये, ऑडियंस को कैसे समझेंगे? ऑडियंस को समझने के लिए ये देखना पड़ता है कि आपके प्रोडक्ट है क्या, ठीक है, और आप उस प्रोडक्ट को किस किन लोगों को बेचना चाह रहे हैं। अब देखें, एक लोकल शॉप है, ठीक है, होती है ना गली मोहल्लों में छोटी मोटी शॉप्स, एवरेज किसी मतलब जगह पर एक लोकल छोटी सी कोई शॉप है। उस शॉप का जो ओनर है उसका क्या गोल होगा? वो यही सोचेगा ना कि मेरी ऑडियंस आए, मेरे आसपास के जितने भी मोहल्ले के जितने भी बच्चे हैं वो आए और आकर चीजें, कन्फेक्शनरी आइटम जो होते हैं ना, बिस्किट चॉकलेट, ये खरीदने मुझसे, ठीक है। तो वो उन्हीं के हिसाब से वो चीजें रखेगा। वो अगर बिस्किट रखेगा तो 10 20 25 30 वाले बिस्किट इस तरह के रखेगा, अगर एक एवरेज जगह है। लेकिन अगर वो महंगे बिस्किट लेकर आ जाएगा, ठीक है, जो महंगे महंगे बिस्किट नहीं होते, 200 इम्पोर्टेड बिस्किट्स जो होते हैं, 200 300 400 वाले पैकेट्स, तो एवरेज एरिया में कोई भी उन बिस्किट्स को नहीं खरीदेगा, क्योंकि उस ऑडियंस के पास इतने पैसे ही नहीं होंगे। लेकिन अगर ऐसी कोई शॉप पोश एरिया में हो, ठीक है, इलाके का कोई पोश एरिया होता है जहाँ पे एलीट क्लास के लोग रहते हैं, तो वहां पर जितनी भी शॉप्स आपको मिलती हैं उनपे कोई लोकल गुड्स नहीं मिलेंगी, बल्कि उस वहां पर जो है इम्पोर्टेड होंगी या फिर ब्रांडेड होंगी, ठीक है, जो कि अच्छे प्राइसेस में मिल रहे होंगे और लोग उन्हें खरीद भी रहे होंगे। क्यों खरीद रहे होंगे? क्योंकि वो पोश एरिया में है, ठीक है। तो ये ऑडियंस की ट्रिक है। ऑडियंस को हम अकॉर्डिंग टू द लोकेलिटी, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट थिंग्स, हम ऑडियंस को समझते हैं और उनके पेन पॉइंट्स को समझते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर एक लोकल सी एवरेज से एरिया में कोई किसी शॉप पे कोई 200 300 रुपए वाला पैकेट रख लेगा बिस्किट का, तो उसने ऑडियंस को समझा ही नहीं, उसने ऑडियंस ऑडियंस का पेन पॉइंट ही नहीं समझा, कि वहां के बच्चे या वहां के जो भी लोग हैं वो 200 300 वाला बिस्किट का पैकेट खरीदने के बजाय कोई और चीज खरीद लेंगे अगर उन्हें 200 रुपए खर्च करने होंगे। उनको बिस्किट का पैकेट 30 40 50 रुपए का ही चाहिए होगा, ऐसे ही है, ठीक है। तो क्या है कि बिहेवियर्स ऑडियंस के, उनके पेन पॉइंट्स को हम समझते हैं, इसीलिए हम जो टीवी पे एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं ना, हमें वो इसलिए इतने कंपेलिंग लग रहे होते हैं क्योंकि वो हम ऑडियंस के पेन पॉइंट पे बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे आई डोंट रिमेम्बर एनी ऑफ द एडवर्टीजमेंट, लेकिन क्या है, अगर हम बच्चों के एडवर्टीजमेंट्स की बात करें, जैसे वो कोकोमो का एडवर्टीजमेंट आता है, तो कोकोमो के एडवर्टीजमेंट में क्या होता है कि वो कार्टूनिस्ट करेक्टर दिखाते हैं और बच्चों को इतने अपीलिंग लग रहे होते हैं कि बच्चे जाके आखिरकार बोलते हैं हमें ये कोकोमो ही चाहिए, ठीक है, और वो वैसे भी मजे का होता है तो वो फिर दोबारा खरीद रहे होते हैं। इसी तरह मैगी नूडल्स के एडवर्टीजमेंट्स बहुत मजे के आ रहे होते हैं। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स विद द ऑडियंस बिहेवियर एंड पेन पॉइंट्स, और ये आहिस्ता आहिस्ता जब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमें ये चीजें समझ आएंगी। अभी के लिए मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये दो वेबसाइट्स हैं मेरे पास जिनके लिंक्स मैं ओपन कर रही हूँ, ठीक है। इन ऑडियंस इनके अकॉर्डिंग ना हम ऑडियंस को समझते हैं कि जरा ऑडियंस होती क्या है। अच्छा, ये एक वेबसाइट है टाइम्स फॉर किड, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसका लोगो है, टाइम्स फॉर किड्स। अब जो है यहाँ पर इनका पेज खुला हुआ है, मीट आर किड्स रिपोर्टर, बच्चे रिपोर्टर्स हैं इनके। यहाँ पर अब जरा आप कलर कॉम्बिनेशन देखें, रेड और ये ब्लू कलर से हेडिंग डली हुई है, और उसके बाद ये देखें, ये कितनी बड़ी सी एक पिक्चर सी उन्होंने लगाई हुई है, और बड़े बड़े से लेटर्स लिखे हुए हैं, मीट आर किड्स रिपोर्टर्स, रेड और येलो कलर यूज हुआ हुआ है। सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं नीचे, यहाँ पर सिर्फ दो लाइन लिखी है, एक बड़ी सी पिक्चर लगी हुई है और इस बच्ची का नाम लिखा हुआ है, ये कहाँ से बिलोंग करती है, और इसके बारे में सिर्फ एक एक लाइन, वो भी पूरी नहीं है, हाफ लाइन है। अब एक और पिक्चर आ गई, नेम, कहाँ से बिलोंग करती है, एक लाइन लिखी हुई है। एक और पिक्चर आ गई, इनके बारे में भी ऐसी है, एक और पिक्चर आ गई, इनके बारे में भी। अब ये देखें, इस वेबसाइट पे ज्यादा राइटिंग नहीं हुई हुई, बड़े बड़े कोई पैराग्राफ या कुछ नहीं लिखे हुए। क्यों नहीं लिखे हुए? क्योंकि ये टारगेट कर रहे हैं किड्स को, बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। अब बच्चों के पास इतना
मतलब बच्चे इतना कोई लंबा लंबा कंटेंट पढ़ना नहीं चाहेंगे ना, वो सिर्फ उनका उनकी अट्रैक्शन इन पिक्चर्स में होगी और इन कलर कॉम्बिनेशन में होगी, जो रेड और येलो के साथ इन्होंने यूज किया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद वो ज्यादा से ज्यादा नेम पढ़ लेंगे कि किड्स रिपोर्टर्स में कौन कौन है। ठीक है, तो ये किड्स के लिए वेबसाइट है, इसलिए इन्होंने इसका लेआउट इस तरह का बनाया हुआ है। अब चलते हैं जरा एक और वेबसाइट पे जो कि बड़ों के लिए है, एडल्ट वेबसाइट है, कन्वर्सेशन के नाम से। इसमें ओल्डर लोगों के लिए आर्टिकल्स हैं। अब ये इतने सारे आर्टिकल्स हैं, इसमें से अगर हम कोई सा भी एक आर्टिकल खोलते हैं, ये वाला, ठीक है, ओल्डर अमेरिकन हु वुड लिव लॉन्गर देन दोज हु डोंट, न्यू रिसर्च। ठीक है, अब इन्होंने एक रिसर्च पोस्ट की है ओल्डर लोगों के बारे में, बड़ी सी पिक्चर है, हेडिंग भी बड़ी सी है, लेकिन इसका कंटेंट देखेंगे, देखें बड़े बड़े पैराग्राफ आ रहे हैं, देखेंगे देखें। ये कौन पढ़ेगा? ये एडल्ट या ओल्डर लोग पढ़ सकते हैं इसको, वो पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन बच्चों की वेबसाइट पर अगर आप इतना सारा कंटेंट लिख दोगे, बच्चे कभी भी नहीं पढ़ेंगे, अट्रैक्ट ही नहीं होंगे। हाँ, इस तरह की चीजों से अट्रैक्ट हो जाएंगे, पिक्चर्स के साथ, कलर्स के साथ। ठीक है, सो दैट इज समथिंग अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस थिंग। हर हर वेबसाइट में आपको जो लेआउट, जो डिजाइन मिलता है, वो अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस ही होता है। इसके अलावा कंटेंट भी जब हम लिखते हैं वो ऑडियंस के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। अगर हम लोगों को बताने जा रहे हैं कि आपको वोट करना चाहिए यूएसए में, तो आप इसका कंटेंट इस तरह से ही स्टार्ट करेंगे। ये बेस्ट आर्टिकल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको आप चाहें तो आप लोग बाद में भी इसको देख सकते हैं। सो द थिंग इज दैट कि दैट इज समथिंग रिलेटेड विद द ऑडियंस। ठीक है, तो ऑडियंस के हिसाब से ही हम सारी बात करते हैं, ऑडियंस को चाहिए क्या और उनके हिसाब से। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस है ना, ये आप डेली बेसिस पे बहुत सी जगह पे देखते हैं। अगर आप कहीं स्कूल जाते हैं पढ़ने या पढ़ाने, तो स्कूलों में ये प्रैक्टिस होती है। पेरेंट्स के हिसाब किताब से प्रिंसिपल या जो भी फ्रंट डेस्क पे होता है वो बात कर रहा होता है, जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो पेरेंट्स के हिसाब से बात कर रही होती है, क्योंकि उनको पता है कि पेरेंट्स आपको पे करेंगे तो आपका बिजनेस चलेगा। ठीक है, इसी के अलावा अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपसे अपने डॉक्टर जितना अच्छी तरह से आपको डील करेगा, आपकी अच्छी तरह से बात सुनेगा, उतने ही ज्यादा पेशेंट्स उसके पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो डॉक्टर है वो अपने बिहेवियर के जरिए ना कस्टमर को, अपने जो उसके पेशेंट्स हैं, उनके पेन पॉइंट्स वो पकड़ लेता है, और उनकी बात जब वो अच्छी तरह सुनता है, तो कस्टमर फील लाइक कि ये अच्छा डॉक्टर है। ऐसे ही होता है, हम और आप भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अगर मैं भी किसी डॉक्टर के पास जाऊंगी और वो डॉक्टर अच्छी तरह मेरी बात सुनेगा, तो मैं शायद दोबारा उसके पास जाना चाहूंगी। लेकिन अगर कभी कभी कुछ ऐसे बैड एक्सपीरियंस भी हो जाते हैं कि डॉक्टर ने बात नहीं सुनी है, आपको कुछ ऐसा बोल दिया हार्श सा, तो आपकी एक तो वैसी तबीयत खराब है, ऊपर से आप वो बातें सुनकर आ गए, उसके बाद तो आप कभी भी नहीं जाओगे उस डॉक्टर के पास। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। सो ये सारी चीजें हैं कि जिनको हमें देखना पड़ता है। हम डेली बेसिस पे ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस देखते हैं, लेकिन हम वो ना निग्लेक्ट कर देते हैं। अब आप लोगों का काम है, अब आप डेली बेसिस पे देखें कि कहाँ पर ऑडियंस को पकड़ा जा रहा है। ठीक है, ये ऑडियंस को पकड़ने वाली बात है। इसके अलावा घर में भी ये प्रैक्टिसेस होती हैं। ठीक है, तो घर में कैसे प्रैक्टिस होती है कि व्हेन यू वांट टू हैव सम काइंड ऑफ परमिशन टू योर पेरेंट्स, ठीक है, मदर या फादर से, तो आप एक सेकेंड क्लास होल्ड कीजिएगा, जस्ट अ सेकेंड। जी, तो आई वाज टेलिंग यू कि हम इस तरह से डेली प्रैक्टिसेस देखते हैं अपने ऑडियंस की पेन पॉइंट वाली। अच्छा, घर में भी जब हमें कोई परमिशन चाहिए होती है अपने फादर या मदर से, तो हम उनके मतलब की बात सुनते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा मतलब उनका मतलब, हम उनके मतलब की कोई बात करेंगे तो हमें परमिशन मिल सकती है, वरना नहीं। तो ये सारी वही चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास मजीद क्या है। हमारे पास हमारे पास क्या है कि हम अपनी ब्रांड अवेयरनेस किस तरह से कर सकते हैं, और हम मैसेजिंग किस तरह से, ब्रांड वॉइस किस तरह से अपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं, एक मतलब ये चीज होती है कि जितनी भी ब्रांड्स हैं, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, उनकी एक अपना स्टाइल होता है लिखने का, और एक कंटेंट राइटर का भी अलग स्टाइल होता है। अगर अभी मैं, आप में से कितने लोग हैं मेरे साथ यहाँ, हमारे पास जूम पे 198 स्टूडेंट्स हैं, और इसके अलावा हमारे पास आई थिंक यूट्यूब पे भी हैं।
तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 200 300 जितने भी हैं, अगर मैं आप लोगों को भी एक टॉपिक दूं लिखने के लिए, ठीक है, अब वो चाहे कोई सा भी टॉपिक हो सकता है, तो वो जो टॉपिक होगा आप लोग वो अपने लिहाज से लिखेंगे, क्योंकि हर एक का माइंड डिफरेंट है, हर एक की एनवायरनमेंट डिफरेंट है, हर एक की क्रिएटिविटी डिफरेंट है, ठीक है, हर एक की सोच अलग है। तो हर कोई अपने सोच के लिहाज से उस टॉपिक पे लिखेगा, ठीक है। मैं अगर लिखूंगी, मैं अपने लिहाज से लिखूंगी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, मेरा चाइल्डहुड, मेरा एनवायरनमेंट, मेरी क्रिएटिविटी, मेरा माइंड सेट, ये सारी चीजें अलग हैं और आप सब लोगों की अलग हैं। तो ब्रांड वॉइस बेसिकली यही होती है कि एक ब्रांड अपनी पहचान बनाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ब्रांड वॉइस, और जिसके अकॉर्डिंग वो राइटिंग करवाता है। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक टाइम था जब मेरे पास एक ही टाइम में चार चार या पांच छह क्लाइंट्स होते थे, एक महीने में मुझे छह क्लाइंट्स के साथ काम करना है कंटेंट राइटिंग का। तो व्हाट आई डू कि हर क्लाइंट की एक अलग अलग जो है ना हमारे पास वो होती थी, रिक्वायरमेंट होती थी। कि एक क्लाइंट कहता था कि आपने ना इंट्रोडक्शन में इस तरह से लिखना है, इंट्रोडक्शन में सिर्फ दो तीन लाइंस लिखनी है, एक पैराग्राफ लिखना है, और फिर उसके बाद अगला जो पैराग्राफ होगा वो दूसरी तरह से चेंज होगा। अब ये एक क्लाइंट बोल रहा है, दूसरा क्लाइंट कह रहा है ना कि नहीं मुझे इंट्रोडक्शन चाहिए ही नहीं, मुझे डायरेक्ट इस तरह से काम स्टार्ट कर दो, या फिर कन्वर्सेशनल टोन लेकर आओ, या फिर इंफॉर्मेशनल टोन लेकर आओ। हर एक क्लाइंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती थी, जिसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता था। तो ये एक मुश्किल चीज है कंटेंट राइटिंग में, लेकिन आपको वो मैनेज करना आना चाहिए। और आप वो कैसे मैनेज करोगे? आप वो मैनेज प्रैक्टिस के साथ करेंगे, जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती जाएंगी आप इसको करते जाओगे। लेकिन क्या है, आपने स्पेसिफिकली, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप कहीं ऑफिस में जॉब करते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, कहीं पे भी किसी शॉप पे काम करते हैं, कहीं पे भी, तो आप उस कंपनी के लिए या उस शॉप के लिए या स्कूल के लिए सिंसियर होके काम करते हैं आप, क्योंकि उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो ना। ठीक है, अगर आप स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो तो आप पेरेंट्स से जब डीलिंग करोगे तो आप उस स्कूल के बिहाफ पे करोगे। अगर आप शॉप में काम कर रहे हैं, कोई भी असिस्टेंट का, तो जो जो कस्टमर्स आएंगे उनको आप उस शॉप के बिहाफ पे ही रिप्रेजेंट, मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे। तो दैट इज समथिंग वी डू विद द कंटेंट राइटिंग टू, कि जब हम कुछ भी लिख रहे होते हैं तो हम उस वेबसाइट की टोन देखते हैं और उसके हिसाब से सारा काम करते हैं। ये जो सारी चीजें हैं ना, ये हमें हमारा क्लाइंट बताता है, और अगर नहीं भी बताता वो आपको, तो आप वेबसाइट जब विजिट करते हैं तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत शार्प होनी चाहिए, इसीलिए मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर के बाद मैंने आप लोगों को वो जो असाइनमेंट दिया था 5 आर्टिकल्स रीडिंग का, वो ऑब्जर्वेशन वाला ही था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि आप अपना प्लान करते हैं कंटेंट के लिखना कैसे है, आपने रिसर्चिंग कैसे करनी है। रिसर्चिंग जो है ना हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अभी हमने रिसर्चिंग पढ़ी नहीं है, मैं आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी के स्टेप्स बता रही हूँ। तो रिसर्चिंग आपने कैसे करनी है, फिर उसकी आउटलाइन कैसे बनानी है, फिर उसको लिखना कैसे है, ये सारा प्लानिंग करते हैं अपने कंटेंट की। ये असल में ये स्टेप स्ट्रैटेजी का पार्ट है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर ऐड किया है। अब आप अपने कंटेंट क्रिएट करेंगे, कंटेंट आपका जो क्रिएट होना चाहिए वो हाई क्वालिटी इंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए। अच्छा, अब इसको मैं डिफाइन करने वाली हूँ, व्हाट इज हाई क्वालिटी इंगेजिंग कंटेंट। ये आपने याद रखना है, क्योंकि अगेन एंड अगेन क्लासेस में आएगा, एंड आई विल बी आस्किंग टू यू पीपल कि व्हाट इज हाई क्वालिटी इंगेजिंग कंटेंट, ठीक है। हाई क्वालिटी इंगेजिंग कंटेंट में एरर्स नहीं होते, देयर आर नो एरर्स। और वो कौन से एरर्स होते हैं? तीन तरह के एरर्स नहीं होते। एक पंक्चुएशन का एरर नहीं होगा, ठीक है, पंक्चुएशन की कोई मिस्टेक नहीं होगी, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, और ग्रामर की मिस्टेक नहीं होगी। तीन तरह के एरर्स नहीं होंगे, और एआई डिटेक्शन नहीं होगा, और उसके अंदर प्लेजरिज्म नहीं होगा। प्लेजरिज्म क्या होता है? कॉपी पेस्ट। हाई क्वालिटी इंगेजिंग कंटेंट का मतलब है पांच चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए: पंक्चुएशन की गलती, ग्रामर की गलती, स्पेलिंग की गलती, एआई डिटेक्शन की, और प्लेजरिज्म। ये सब नहीं होने चाहिए कंटेंट में। अगर आपके कंटेंट में ये सब नहीं है, सो दैट मीन्स आपने एक हाई क्वालिटी इंगेजिंग कंटेंट लिखा है। इसीलिए हम एआई से कोई कंटेंट जनरेट नहीं करवाते, क्योंकि एआई डिटेक्शन अगर आ गया तो आपका कंटेंट जाया है। कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला, ना क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा ना गूगल एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू आर गोइंग टू राइट इट। फिर उसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ टू पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूट, ये सिर्फ एक
स्टेप है जो कि स्ट्रैटेजी का, ये अगेन हमने अभी इस पे काम नहीं किया। अभी हम नेक्स्ट क्लास में रिसर्चिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम कुछ और करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझेंगे। लेकिन अभी हम स्ट्रैटेजी का एक पार्ट डिस्कस करें। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये कि जब आप कंटेंट लिख लेते हो, जब वो सब कुछ आप उसमें कर लेते हैं, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, सारा कुछ, उसके बाद जब आप क्लाइंट को अपने भेजते हो वो कंटेंट के, मैंने ये कंटेंट लिख लिया है, या अगर आपकी अपनी वेबसाइट है और आप उस पर पब्लिश करने वाले हो, तो आप उसको पब्लिश करने से पहले एक दफा अच्छी तरह से प्रूफ रीड करते हो कि सारी चीजें आपकी सही जा रही हैं, कोई गलत चीज तो नहीं हो रही। ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स टू डू विद दैट। ठीक है। तो पब्लिशिंग कैसे करनी है उसकी, उसको मतलब शेयर कैसे करना है, ये भी हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। एनालाइज एंड एडजस्ट। एनालाइजेशन आप एज ए कंटेंट राइटर नहीं कर सकते, ये काम वही कर सकता है जिसकी वेबसाइट है, लेकिन वो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कैसे। देखें, आपने कंटेंट लिखा, सब कुछ सही था, अच्छी तरह से लिख के आपने कंटेंट अपने क्लाइंट को दे दिया, क्लाइंट ने उठा के वो कंटेंट सेटिंग वेटिंग करके डाल दिया अपनी वेबसाइट पे। ठीक है। वेबसाइट पे चला गया वो कंटेंट। अब उसके बाद वो जो कंटेंट गया है उसकी एक एनालिटिक्स आएगी जो गूगल भेजेगा उसको। गूगल शो करता है ये सारी एनालिटिक्स, और गूगल ये बताता है कि आपका कंटेंट रैंकिंग में जा रहा है, उसको लोग पढ़ भी रहे हैं, उस पे लोग विजिट भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर लोग विजिट कर रहे हैं और वो रैंकिंग में अच्छी तरह से जा रहा है, सो दैट मीन्स आपने अच्छा कंटेंट लिखा, आप अच्छे कंटेंट राइटर हैं, और वो क्लाइंट आपको दोबारा काम भी देगा। लेकिन अगर एनालाइजेशन में गड़बड़ हो गई, आपका कंटेंट गूगल ने रैंक ही नहीं किया या लोग उस पर विजिट ही नहीं कर रहे, तो दैट मीन्स कि आप अच्छे राइटर नहीं हैं। इसीलिए कंटेंट राइटर का काम बस लिखकर कंटेंट देने तक खत्म नहीं हो जाता, बल्कि उसके बाद भी उसकी एक एनालाइजेशन होती है जो कि वेबसाइट ओनर को पता चलती है, और उसके अकॉर्डिंग वो आपको काम देगा या नहीं देगा ये वो डिसाइड करेगा। ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आप अपनी कोई वेबसाइट भी बनाना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए फ्रूटफुल है कि आपको आपने कंटेंट लिखकर डाल दिया, अब आप उसकी एनालाइजेशन चेक करेंगे और आप ये देखेंगे कि मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की। अगर मिस्टेक की है तो फिर उस मिस्टेक को आप उसको कवर अप करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये सारी जो है वो चीजें मैंने आपको बता दी। अब आपका असाइनमेंट क्या है? अच्छा देखें क्लास, एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, और वो ये है कि कंटेंट राइटिंग ना रट्टे वाली चीज नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, ये उस चीज से बिल्कुल लिंक नहीं करती। कंटेंट राइटिंग का मतलब है कि आपने क्रिएटिव होना है, आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। कुछ चीजें, कुछ असाइनमेंट्स, कुछ टास्क मैं आपको ऐसे दूंगी जो कि मैंने आपको बस सिर्फ एक रास्ता बता दिया, अब आपने उस पे चलना खुद ही है। समझ भी रहे हैं आप लोग मेरी बात को? अब जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को असाइनमेंट दिया था कि आपने 5 आर्टिकल्स रीड करने हैं, ना मैंने आपको टॉपिक बताया, ना मैंने आपको बताया कि वो आपने कैसे पढ़ना है, क्या करना है, बस अब मैंने आपको 3 ऑब्जर्वेशंस बताई थी कि ये 2-3 ऑब्जर्वेशंस आपने करनी है, इसके अलावा तो कुछ नहीं था। ठीक है। इसी तरह से अब आज का जो असाइनमेंट है वो भी इसी तरह का है, अगले असाइनमेंट्स भी ऐसे होंगे। मैं आपको एक सिनेरियो दे दूंगी, उस सिनेरियो के आगे अब आप क्या करते हैं वो आपकी अपनी कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करता है। अब देखिए ये क्या असाइनमेंट है। सपोज यू हैव टू राइट फॉर अ फेमस क्लोथिंग ब्रांड, कोई सा भी ब्रांड चूज करेंगे पाकिस्तान का, सना सफीनाज ले लें, मारिया भी ले लें, जे डॉट ले लें, बाहर का कोई ब्रांड ले लें, कोई सा भी, छोटा बड़ा कोई सा भी ब्रांड ले लें। ठीक है। क्लोथिंग ब्रांड चूज करेंगे, और उसके बाद लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है जो येलो कलर से लिखी है, दैट डिजाइन प्रीमियम क्लोथ्स विथ हाई प्राइसिंग। और ये क्यों ऐसे लिखा है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे आप लोगों की जरा एक वो देखनी है कि किस तरह से आप लोग इसको करते हैं। तो दैट डिजाइन प्रीमियम क्लोथ्स विद हाई प्राइसिंग के साथ वो डिजाइन करते हो। अब आपने क्या करना है, आपने उसकी वेबसाइट पे जानी है, उस ब्रांड की जो भी ब्रांड हो, उसकी वेबसाइट पे जाके उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। वेबसाइट पे सारी चीजें, अबाउट अस का पेज होता है, होम पेज होता है, जितनी भी चीजें हैं वो सारा कुछ पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपने इन 3 सवालों के जवाब लिखने हैं, 2-2 लाइंस के लिखेंगे बस, ज्यादा कुछ नहीं। सिर्फ 3 सवालों के जवाब लिखेंगे। व्हाट आर द गोल्स ऑफ द ब्रांड? अभी हमने गोल्स की बात की थी ना कि ब्रांड के गोल्स क्या क्या हो सकते हैं। ब्रांड अवेयरनेस हो सकती है, वेबसाइट ट्रैफिक हो सकता है, या क्या मजीद गोल्स हो सकते हैं, हो सकता है कुछ और भी गोल्स हो, आपको समझ आ जाए वहां पे पढ़ के। तो उसकी ब्रांड के गोल्स लिखेंगे 2 लाइंस में। उसके बाद बताएंगे किस तरह के लोगों को वो टारगेट करती है वो ब्रांड।
लेडीज को करती है, जेंट्स को करती है, किड्स को करती है, या सबको करती है, या एज वाइज किस तरह के लोगों को टारगेट करती है, ये ऑडियंस के बारे में समझेंगे। उसके बाद इन विच टाइप ऑफ ऑफर्स फ्रॉम द ब्रांड वुड द टारगेट ऑडियंस बी इंटरेस्टेड। जैसे कि ऑफर्स आती है ना, ब्रांड्स डील्स निकालती है, 50% ऑफ, 70% ऑफ, एंड ऑफ द समर सेल, इस तरह की डील्स आ रही होती हैं, आजादी सेल्स निकलती हैं इंडिपेंडेंस डे पे, या फिर डिफेंस डे सेल्स आ जाती हैं। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स। तो किस तरह की ऑफर्स वो देती है ब्रांड, जिसको वो जो है मतलब ऑडियंस जो है वो इंटरेस्टेड हो सकती है उसके अंदर, ठीक है। तो ये तीन सवाल हैं जिनके आपने सिर्फ दो दो लाइंस में जवाब देने होते हैं, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे, और आपने सिर्फ इस असाइनमेंट को समझना है कि मैं आपसे करवाना क्या चाह रही हूँ, और वो चीजें मैंने डिफाइन की हैं अभी लेक्चर में, ठीक है। तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू एक्ट स्मार्टली, ठीक है। अगर आप स्मार्ट होंगे, अगर आप क्रिएटिव होंगे, तो आपको मेरी ये चीजें समझ आएंगी, एंड यू कैन एक्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। So that is something I want to tell you. If you have any questions, you can ask me the questions. ठीक है। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे सवाल आए हैं। अगर इवन एआई बना के यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ तो चैनल मोनेटाइज होगा? एआई वीडियोस तो हाँ बनाई जा सकती हैं बिल्कुल, लेकिन ये वीडियो एडिटिंग वाले कोर्स में पूछें तो ज्यादा अच्छा है, आई थिंक। बिकॉज आई कैन टेल यू अबाउट कंटेंट राइटिंग, नॉट अबाउट वीडियो थिंग्स, ठीक है। तो आप वीडियो एनिमेटर की जो आपकी वो है ना मेंटोर, उनसे पूछें। ब्लॉग राइटिंग में भी जी जी यही सारे स्टेप होंगे, हर किस्म की राइटिंग में, चाहे सोशल मीडिया राइटिंग पोस्ट हो, चाहे कोई सी भी पोस्ट हो, कोई सी भी राइटिंग हो, हर में आपने इस तरह की स्ट्रैटेजी प्लानिंग करनी है। ये हम अभी जनरल आइडिया पढ़ रहे हैं, आगे जाके हम स्पेशलाइजेशन पे भी काम करेंगे। अच्छा, ये लिखना कैसे है? ये आपने लिखना है एमएस वर्ड पे, टाइपिंग करनी है, इसको लिखना नहीं है हाथ से। एमएस वर्ड पे लिखेंगे, या गूगल डॉक्स पे, इस तरह के जो भी डॉक्स होते हैं, नोट पैड पे भी लिख सकते हैं, और उसको लिखकर आप चाहें तो सिर्फ स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे एफबी ग्रुप पे। आपका ये असाइनमेंट अब जाएगा एफबी ग्रुप पे, और वो किस तरह से अपलोडिंग करनी है, ये सारी डिटेल आपको डीएससी सपोर्ट टीम ने भेजी है आप लोगों के ग्रुप पे। अगेन एंड अगेन वो मैसेजेस शेयर होते हैं, तो उन मैसेजेस को देखें कि कैसे आपने असाइनमेंट अपलोड करना है, ठीक है। अपना नेम लिखना है, असाइनमेंट नंबर डालना है, बैच नंबर डालना है, ये सारा कुछ करके आपने इसको कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, और हमारे पास क्या है, व्हेन वी हैव टू सबमिट द असाइनमेंट बिफोर द नेक्स्ट क्लास। आपकी नेक्स्ट क्लास परसों है, उससे पहले सबमिट करेंगे। बिल्कुल ऐसे, ये फाइनेंशियल ई कॉमर्स, ये आपका नाम तो नहीं हो सकता बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, आई प्रेफर कि जब आप लोग जूम ज्वाइन करें तो आप लोग अपना नेम मेंशन करें, ताकि मैं आपको कॉल कर सकूं, क्योंकि मैं सारे मैसेजेस पढ़ती हूँ अपने स्टूडेंट्स के। तो ये इस तरह के जो नेम्स होते हैं ना, वो समझ नहीं आते, ठीक है। तो अच्छा, आपका क्वेश्चन ये है कि आप शॉर्ट्स बना सकते हैं क्या कंटेंट राइटिंग के जरिए? तो बिल्कुल बना सकते हैं। कंटेंट राइटिंग करेंगे तो उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखेंगे, तो उसके बाद फिर आप शॉर्ट्स बनाएंगे, तो बिल्कुल ऐसे ये बना सकते हैं, वो भी एक एक तरह की कंटेंट राइटिंग ही है। परसों से पहले, कृपा, ठीक है। राइट इट, नहीं नहीं नहीं, पेपर पे बिल्कुल नहीं लिखना, टाइपिंग करनी है, मैंने अभी बताया टाइपिंग है। एफबी पे पोस्ट होगी, बिल्कुल बता चुकी हूँ मैं। क्वेश्चन यहीं से ही करना है, फर्स्ट टाइम जूम पे ओपन है, ओके नो प्रॉब्लम। अरबाज, आप कर, आपने मैसेज सेंड तो किया, आप मुझसे क्वेश्चन भी कर लें। क्लोथ्स बिजनेस में कितना कंटेंट होना चाहिए? मैंने बताया अभी सिर्फ इन तीन सवालों के जवाब देने हैं, दो दो लाइंस में बस। अभी फिलहाल के लिए इतना ही है। सिर्फ दो दो लाइंस में लिखेंगे कि उस ब्रांड के गोल्स क्या है, हाँ, लेकिन उनकी वेबसाइट अच्छी तरह खंगालेंगे, ताकि आपको पता चले कि वो कर क्या रहे हैं। ओके मोइस, thank you so much for telling your name, but next time please change your name on the Zoom meeting too, so that I can see your name there, क्योंकि मुझे याद तो नहीं रहेगा। ओके, there are many students। कितने असाइनमेंट होनी चाहिए? हर क्लास के बाद एक असाइनमेंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिनको मैं आपको सबमिट करने के लिए नहीं मना कर देती हूँ, लेकिन क्या है, कंटेंट राइटिंग प्रैक्टिस का नाम है, तो आपने जब तक प्रैक्टिस नहीं करनी,
तब तक आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी, सो दैट्स व्हाई आई गिव यू द असाइनमेंट इन एवरी क्लास. Can you suggest me a website to create a script so I can create a script website? आप एआई की बात कर रहे हैं, तो एआई का तो आप टूल कोई सा भी यूज कर सकते हैं, जैमना यूज करें, लेकिन उसमें एडिटिंग करनी होगी. स्क्रिप्ट के लिए मैं बता रही हूँ, मैं बाकी कंटेंट राइटर्स को नहीं बता रही. हमने कोई भी एआई टूल यूज नहीं करना, असाइनमेंट करने के लिए भी नहीं करना. ओके, स्ट्रिक्टली. ओके क्लास, टाइम क्या हो गया हमारे पास? अच्छा जी, अभी टाइम है. हाँ जी, ब्रांड का नेम लिखेंगे, सुमेरा कैसर बिल्कुल लिखेंगे, और आप बताएंगे कौन से ब्रांड है. आई वॉज नॉट एबल टू अटेंड फर्स्ट लेक्चर, डू आई स्टिल हैव टू डू? आप फर्स्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख लें रेहान खान, रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल देयर ऑन द ग्रुप, तो आप वहां से वो देख लें. पाकिस्तानी ब्रांड ही करनी, कोई सी भी कर सकते हैं. मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया कि पाकिस्तानी ब्रांड होनी चाहिए. मैंने आपको कहा कोई सी भी हो सकती है, इंटरनेशनल ब्रांड लेने हैं कोई सी भी. अच्छा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एसईओ आर्टिकल? एसईओ जो है वो एक अलग टॉपिक है जो कि हम अपने कोर्स में पढ़ेंगे आगे जाके. और एसईओ क्या होती है? कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन होती है, जो कि गूगल पे दिखाती है आपको कंटेंट, उसके क्या स्टेप्स हैं वो मैं आपको आगे क्लासेस में बताऊंगी. वर्ड लिमिट मैंने अभी बताया है ना कि सिर्फ दो दो लाइंस में जवाब देने हैं. शॉर्ट से शॉर्ट 6 लाइंस लिखेंगे बस, इससे ज्यादा नहीं लिखनी. ठीक है, मैं आप लोगों को कोई बहुत बड़े बड़े असाइनमेंट नहीं देने वाली. आपने सिर्फ वेबसाइट खंगालनी है, उसमें आपको टाइम लगेगा. आंसर लिखने में आपको टाइम नहीं लगेगा जब आप वेबसाइट रिसर्च कर चुके होंगे. सिर्फ 6 लाइंस होनी चाहिए जिसका असाइनमेंट आप मुझे सबमिट करोगे. ओके, नोट्स बिल्कुल भी शेयर नहीं होंगे ग्रुप पे, राना बिलाल. और वो इसलिए नहीं होंगे, मैंने अभी आप लोगों को कहा कि कंटेंट राइटर रट्टाफिकेशन वाला नहीं होता, वो अपनी क्रिएटिविटी से समझता है. आप लोगों के पास ऑलरेडी रिकॉर्डिंग तो शेयर होगी ही ना, तो रिकॉर्डिंग्स आप देखकर सारी चीजों को रिकॉल कर सकते हैं. लेकिन अगर मैंने ये पीपीटी शेयर कर दी तो पता है आप लोग क्या करेंगे? मुझे पता है, आप लोग नोट्स बनाने शुरू कर देंगे, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं करना. आपने अपनी क्रिएटिविटी को, अपने लेक्चर्स को, अपनी चीजों को अपने दिमाग में सेव करना है, रट्टा नहीं लगाना. क्योंकि रट्टा लगाया तो कोई मतलब यूज ही नहीं है कंटेंट राइटिंग का. मैंने आपको बताया ना, हर क्लाइंट अलग अलग तरीके से आपसे बोलेगा कि मेरे लिए इस तरह काम करो, दूसरा क्लाइंट आएगा वो दूसरे तरीके से काम करवाएगा, और आपको उन सबके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई यू नीड टू डू द प्रैक्टिस ऑफ ऑल दीज थिंग्स हेयर. ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू शेयर दीज पीपीटीज. ठीक है, कंटेंट को अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल है. कैन वी यूज एनी स्लैब फॉर एडवर्टीजमेंट? एडवर्टीजमेंट क्या करना है वानिया फातिमा, मैं समझी नहीं आपकी बात. हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, स्क्रिप्ट में तो कर सकते हैं. ओके, सो क्लास, एनीथिंग एल्स?